नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आज 19 तारीख हो गई है और 12 अक्टूबर को आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है। कब लगी हुई है? 12 अक्टूबर को। कम समय रह गया है और इस कम समय में अगर आप सीसैट की अपनी परीक्षा, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं, सीसैट की अपनी परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो 5 विषय में से एक रीजनिंग और दूसरा हिंदी, ये 2 विषय तैयार कर लीजिए जिससे कि आपकी परीक्षा सीसैट वाली पास हो जाए। और ये जो दर्द है कि जीएस तो निकल गया लेकिन सीसैट वाली परीक्षा पास नहीं कर पाए, उस दर्द से आपको दो चार ना होना पड़े। और यदि पहले आप इस दर्द को झेल चुके हैं तो अब की बार वो दर्द आपको ना मिले। ठीक है, तो हिंदी भास्कर पर और रीजनिंग एक्सप्रेस पर आइए करते हैं आज के सत्र की शुरुआत। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग, वेलकम। आइए पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से, यानी 8 जिस प्रकार 1 से संबंधित है और 200 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से 2 कैसे संबंधित होगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है। 8 का संबंध 1 से है, 8 तो क्यूब नजर आता है। ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस इज 1 का क्यूब एंड दिस इज 2 का क्यूब, बोल दें ऐसा। लेकिन 200 और 5 का तो क्यूब का और स्क्वायर का कोई खेल ही नजर नहीं आता। 200 से 5 कैसे हो सकता है? किसी संख्या से डिवाइड किया जाए तब 200 से 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें, स्क्वायर या क्यूब का कोई संबंध, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, पर ये 200 लिखा हुआ है। स्क्वायर करेंगे 5 का तो वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या परीक्षा देने वालों की इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्या चल रहा है जरा ध्यान से देखें। जैसे ये 200 और 5 लिखा हुआ है तो इस 5 का क्या किया जाए? स्क्वायर किया जाए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 25। और कहां पहुंचना है? 200 पर। 25 में किस संख्या का गुणा करें कि 200 हो जाए? तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो क्या मिल रहा है? 200। यानी कि जो दूसरी संख्या दी गई है उस दूसरी संख्या का स्क्वायर करके 8 का गुणा करने पर हमको पहली संख्या मिलती है। सिमिलरली ये जो 1 है, इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और उस 1 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो क्या मिलता है? 8 एक कम 8। सिमिलर वही काम यहां पर किया जाए, अगर यहां पर वही काम करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 का गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। यानी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा? 32। ऑप्शन में भी आपको 32 दिया है, यही 32 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 32 इज राइट आंसर। बहुत तगड़ा जानदार क्वेश्चन। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं, अप्रैल, जून, मार्च, मई, APRIL, जो 3 में से किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ शब्द का चयन हमको करना है, यानी अप्रैल, जून, मार्च और मई में से, अप्रैल, जून, मार्च और मई में से कोई एक है जो अलग है, वो हमको पता करना है। कैसे अलग है? मंथ के नाम है, और अगर मंथ के नाम के आधार पर चलते हैं तो अप्रैल के मंथ में 30 दिन होते हैं, यानी ये 30 दिनों का महीना है। जून भी 30 दिनों का महीना है, मार्च 31 दिनों का, और मई भी 31 दिनों का महीना है। यानी मंथ में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उसके आधार पर हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 में 30 मंथ है, 2 में 31 मंथ है, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। फिर अगला लॉजिक लगाया जाए, वॉवेल पर चलें।
APRIL, ए और आई में 2 वॉवेल्स हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स की संख्या कितनी है 2। जून में 2 वॉवेल है, मार्च में 1 वॉवेल है, मई में 1 वॉवेल है। लो अब लो खेलो, बताओ क्या कर लोगे। है तगड़ा क्वेश्चन। तो भैया यहां पर 2 वॉवेल है, 1 वॉवेल है, यहां पर भी अलग नहीं कर सकते। और अगर अब भी अलग नहीं कर सकते तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाया जा सकता है, जब हम इसको चेक करेंगे तो यहां पर हमारे पास में अप्रैल में कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं, APRIL 5 अक्षर हैं। जून में कितने अक्षर हैं 4 अक्षर हैं। मार्च में कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं। और मई में कितने अक्षर हैं 3 अक्षर हैं। नंबर ऑफ लेटर्स पर अब चल रहे हैं, और जब आप नंबर ऑफ लेटर्स पर चले हैं तो हमको अप्रैल में 5, जून में 5, जून में 4, मार्च में 5 और मई में 3 अक्षर नजर आए। अब हम यहां पर जून को अलग कर सकते हैं, कैसे कि मार्च, अप्रैल और मई, इनमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये किसमें दिए गए हैं, ये ऑड नंबर्स में दिए गए हैं, यानी विषम संख्या में इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं। जबकि जून वाले में ऑप्शन नंबर बी में, जिसको हम क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स किसमें दिए हैं इवन नंबर्स में दिए हुए। ये एक तरीका है जिसके आधार पर हम बी को क्या कर सकते हैं भिन्न कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज के आधार पर किया नहीं हुआ, नंबर ऑफ वॉवेल्स के आधार पर किया नहीं हुआ, फिर नंबर ऑफ लेटर्स पर आए तो ये कंडीशन मिली 5 4 5 3, तो 4 इवन नंबर है, बाकी सारे और बी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर विड्रॉ इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, 2 शब्द हमको दिए गए हैं विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट, ये आपस में किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक समान संबंध रखते हैं। ठीक है, विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट, विड्रॉ यानी अग्रसरण और एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण, वैसा ही समान संबंध इनमें से किसका है, जैसा संबंध विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट का है वैसा ही समान संबंध इनमें से किसका है। अच्छा, विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट ये आपस में एक प्रकार से पर्यायवाची हैं कि नहीं है, क्या है एक प्रकार से पर्यायवाची हैं। कैसे पर्यायवाची हो सकते हैं ये सर, विड्रॉ का मतलब क्या होता है निकालना। ठीक है, आई एम विड्रॉइंग माई मनी फ्रॉम माई अकाउंट। ठीक है, मैं अपने बैंक से अपने खाते से अपने पैसे निकाल रहा हूं, विड्रॉ करना। आई एम एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम माई अकाउंट, एक्सट्रैक्ट करना भी क्या हो गया निकालना हो गया। तो विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट दोनों का मतलब क्या हो गया निकालना। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर हमारे पास में पर्यायवाची कौन सा दिया है, एक्सप्लोर, इग्नोर, क्या ये पर्यायवाची हैं नहीं। इग्नोर का मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, भाव ही ना देना, और एक्सप्लोर का मतलब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, यानी ये नहीं है। रेंट और कॉन्ट्रीव, किराया और निरूपण, ये भी नहीं है। एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट का मतलब काम लेना और यूटिलाइज का मतलब भी उपयोग करना, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला ये क्या है पर्यायवाची है, एक्सप्लॉइट करना या यूटिलाइज करना। आई एम एक्सप्लॉइटिंग माई सेल्फ टिल द पॉइंट वेयर आई फेड लाइक अ इल पर्सन, मैं अपने आप को इतना एक्सप्लॉइट कर रहा हूं अपने काम में, यानी मैं अपने आप से इतना काम ले रहा हूं जब तक मैं बीमार नहीं हो जाता, मैं अपने आप से तब तक काम ले रहा हूं। ठीक है, एक्सप्लॉइट यानी काम लेना उच्च स्तर पर। ठीक है, यूटिलाइज, आई एम यूटिलाइजिंग माई ब्रेन एंड माई पावर टू मेक इट फुल आउट ऑफ फुल, यानी मैं इस काम को पूरी तरह से करने के लिए अपने ब्रेन और अपनी पावर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी काम ले रहा हूं किसका अपनी पावर का या काम अपने ब्रेन का। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट और यूटिलाइज क्या हो जाएंगे, ये एक समान पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जो संबंध विड्रॉ और एक्सट्रैक्ट में है वही संबंध किसमें हो जाएगा एक्सप्लॉइट और यूटिलाइजेशन। सिलोगिज्म से दिया गया है, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है नो कॉपर इज सिल्वर, ऑल गोल्ड इज कॉपर एंड ऑल एल्यूमिनियम इज गोल्ड। कोई भी कॉपर सिल्वर नहीं है, जितना एल्यूमिनियम है सारा का सारा गोल्ड है, सारा गोल्ड क्या है कॉपर है, और कोई कॉपर सिल्वर नहीं है। फिगर बनाते हैं सबसे पहले, और अगर इसका फिगर बनाएंगे तो ये फिगर हमारे पास बना कि ऑल एल्यूमिनियम इज गोल्ड, सभी एल्यूमिनियम क्या है गोल्ड है, और गोल्ड इज कॉपर, जितना गोल्ड है वो सारा का सारा क्या है कॉपर है। एंड नो कॉपर इज सिल्वर, कोई भी कॉपर
सिल्वर नहीं है। ये हमारा फिगर बन गया। इस फिगर के लिए पहला कंक्लूजन उसने हमको क्या दिया है, कहता है नो एल्यूमिनियम इज सिल्वर, कोई भी एल्यूमिनियम सिल्वर नहीं है। बहुत बार और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि यदि बाहर वाले सर्कल का, बाहर वाला सर्कल कौन सा है, कॉपर, सबसे बाहर वाला सर्कल है ना, अगर बाहर वाले सर्कल का किसी के साथ नो का रिलेशन है, तो बाहर का सर्कल कॉपर का सिल्वर के साथ नो का रिलेशन है, तो उस सर्कल के अंदर, कॉपर के अंदर जितने भी सर्कल आएंगे उन सभी के साथ सिल्वर का क्या रिलेशन बनता है, नो का। यानी अगर बाहर वाले के साथ सिल्वर का नो का रिलेशन है तो सबके साथ क्या होगा, जो अंदर है उन सबके साथ उसका नो का रिलेशन होगा। ऐसी स्थिति में अगर कॉपर का सिल्वर के साथ रिलेशन है नो का, और कॉपर के अंदर कौन है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिल्वर के साथ क्या रिलेशन होगा, नो का। यानी कोई भी एल्यूमिनियम सिल्वर नहीं है, नो एल्यूमिनियम इज सिल्वर, दैट इज एल्यूमिनियम का सिल्वर के साथ रिलेशन है नो का। और उसने कंक्लूजन भी किसका पूछा है, नो का, तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही। फिगर हमको दिखा रहा है दैट नो एल्यूमिनियम इज सिल्वर। फिर कहता है सम गोल्ड इज सिल्वर, कुछ गोल्ड क्या है, सिल्वर है, ठीक है। अब ये गोल्ड का सर्कल है, ये एल्यूमिनियम, ये सिल्वर का सर्कल है, गोल्ड का सिल्वर के साथ क्या संबंध होगा, अगेन सेम लॉजिक, गोल्ड किसके अंदर है, कॉपर के, और कॉपर का सिल्वर के साथ नो का संबंध है, तो गोल्ड का भी सिल्वर के साथ में नो का संबंध होगा। यानी नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं है। अब फिगर अगर हमको दिखा रहा है कि नो गोल्ड इज सिल्वर, तो सम गोल्ड इज सिल्वर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, हमको फिगर से पता है कि कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं है, और वो हमसे पूछ रहा है कि कुछ गोल्ड क्या है, सिल्वर है, तो गलत हो गया। फिर कहता है ऑल एल्यूमिनियम इज कॉपर, एल्यूमिनियम अंदर है, कॉपर बाहर, यानी अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो ना, अंदर से बाहर की ओर जाओ तो ऑल वाला भी सही होता है और सम वाला भी सही होता है। और अगर सही होता है तो एल्यूमिनियम से कॉपर क्या पूछा है उसने, ऑल, और अगर ऑल पूछा है तो क्या हो जाएगा, सही, यानी तीसरा वाला सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा फॉलो करता है, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में टेडियस को HAMKWPY लिखा जाता है, ठीक है। उस भाषा में प्रोफ्यूज को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे जानना चाहता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अगर हम टेडियस का कोड निकालते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है टेडियस में, तो दिस इज HAMKWPY, 3 3 6 7 अक्षर हैं, ठीक। अगर सीधे सीधे चल रहे हैं तो क्या कुछ बनता है, 20 से 8, 5 से 1, 4 से 13, नहीं, सीधे सीधे नहीं बन रहा है। तो फिर पीछे चलें, T से Y 20 से 25, 19 से 8, ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। 3 3 का सेट बनाएं, T से M माइनस का 7, D से H प्लस का 4, E से A प्लस माइनस का 4, ना, बिल्कुल नहीं। कुछ और ही जबरदस्त खेल चल रहा है यहां पर, ठीक है, कुछ और जबरदस्त खेल चल रहा है। आओ जरा उस खेल को पहचाना जाए कि यहां पर खेल क्या चल रहा है। ये जो अक्षर लिखे ना, किसके अंतर्गत, टीडीएस के अंतर्गत, इन अक्षरों को कोड में लिखा गया है HAMKWPY। अगर आप ध्यान दें तो प्लस का 4 का एक लॉजिक बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है, जैसे T में +4 जोड़ें तो P आएगा, U में +4 जोड़ें तो Y आएगा, E में +4 जोड़ें तो हमारे पास कंडीशंस बन रही हैं, -4 जोड़ें तो हमारे पास A आ जाएगा। लेकिन ये कैसे बन रहा है, अगर टीडीएस नामक इस शब्द के अक्षरों को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले D आएगा, फिर क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। D और E के बाद हमारे पास में I आएगा, I के बाद O आएगा, O के बाद फिर S आएगा, फिर T आएगा और फिर U आएगा।
अल्फाबेटिकली यही होगा ना इनका ऑर्डर। इस ऑर्डर को अब आगे फर्दर अरेंज किया गया है, कैसे? डी से एच 4 से 8, दिस इज प्लस का 4, यहां पर ई से ए माइनस का 4, 5 से 1 माइनस का 4, आई से एम प्लस का 4। ये क्वेश्चन भी यदि परीक्षा में आ जाए, बड़ी भारी संख्या में जनता इसको छोड़ देगी, नहीं कर पाएगी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग ही नहीं जाएगा कि पहले गिवन अक्षरों को हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, फिर हमको कोड निकालना है। ठीक है, आई माइनस क्या करना पड़ रहा है, आई से के पर जा रहे हैं तो ये क्या है, प्लस का 2 है, आई से के 9 से 11 प्लस का 2, फिर ओ से 3 3 6 7, 3 3 6 7, ठीक है, फिर ओ एस टी यू, ठीक है, यहां से आई वाला कैंसिल है, हाँ, ओ से के माइनस का 4 है, फिर एस से डब्ल्यू 19 4 23 प्लस का 4 है, सब जगह प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, ये अल्टरनेट ऑर्डर में लग रहा है। सेम काम हमको प्रोफ्यूज में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आओ जरा प्रोफ्यूज में सेम काम करें। PROFUSE प्रोफ्यूज को सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, अगर करोगे तो पहले E आएगा, फिर F आएगा, E और F के बाद PROUS में पहले O आएगा, फिर क्या आएगा, P आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज करने पर ये मिलेगा। और अब प्लस 4 माइनस 4 करना है तो E प्लस 4 I होता है, F माइनस 4 B होता है। IB करके 2 ऑप्शन हमारे पास में है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे तो फिर से प्लस का 4 करेंगे तो 15 4 19 यानी S आएगा। IBS करके केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। है मजेदार क्वेश्चन? आ जाओ अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसे व्यवस्थित करने पर नीचे दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों से एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कितने? 6, OHREMT, इन अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 करके नाम दिया गया है और हमसे कह रहा है इन अक्षरों के लिए हमसे कह रहा है कि क्या करना है आपको, इन अक्षरों को सफल करके रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। रीअरेंज करने पर क्या बनना चाहिए? एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। तो क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड? OHREMT। एक ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 यानी R से शुरू करें तो R 3 4 6 यानी RET, रेट, और अंत में OHM नहीं, यहां से तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 4 3 को अगर शुरू करते हैं तो 2 4 3 HER हर, देन TOM हरटम ना, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। मदर जैसा कुछ नहीं बन रहा है क्या, है ना? MOTH, हाँ मदर बन रहा है, देखो MOTHER। इन 5 सब अक्षरों को, इन 6 अक्षरों को अगर हम सफल करके बनाते हैं या रीअरेंज करते हैं तो मदर नामक एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। और मदर नामक मीनिंगफुल वर्ड में M स्टार्ट हो रहा है कहां से? 5 से, और 5 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। एक चित्र श्रृंखला हमको दी गई है जो कि है ये। इस चित्र श्रृंखला के लिए हमसे कह रहा है कि आगे कौन सा चित्र आएगा, यानी इसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क मान लें और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसको आना चाहिए, ये वो हमसे जानना चाहता है। क्या आएगा? आओ जरा चित्रों को समझा जाए। अगर हम चित्र नंबर 1 को समझते हैं तो हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, प्लस, डॉट और माइनस का, एक जार के अंदर है जो उल्टा करके रखा हुआ है। अगर हम 1 से 2 पर चलते हैं तो हो क्या रहा है, प्लस, डॉट और माइनस से जब हम यहां से यहां पर आए तो ये माइनस एक स्टेप ऊपर गया है, ठीक है, ये डॉट और एक स्टेप ऊपर गया, जो ऊपर का सिंबल था वो सबसे नीचे आ गया। ठीक, समझ आया?
यानी सबसे ऊपर वाला सिंबल नीचे और नीचे वाला ऊपर, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर, इस तरह से चेंज हो रहा है और ये जार पलट करके रखा गया है। जब हम 2 से 3 पर जाते हैं तो फिर क्या मिलता है हमको, ये जो ऊपर वाला डॉट था वो नीचे आ गया है, माइनस जो बीच में था ऊपर चला गया, प्लस जो आखिरी में था ऊपर आ गया। ठीक, लॉजिक समझ में आ गया है। अब अगर हम सेम लॉजिक को लगाएंगे तो यहां से जब हम अगले फिगर पर जाएंगे तो ये जार हमारा उल्टा करके रखा होगा, प्लस कहां पर आ जाएगा नीचे, फिर माइनस यहां पर बीच में और ये डॉट ऊपर की ओर आ जाएगा। ये फिगर हमारा बनना चाहिए। ऐसा फिगर हमारा कहां बना हुआ है, ऐसा फिगर हमारा बना हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। सो ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन फिगर? ठीक है, इस चित्र में कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। जरा उत्तर बताओ। फिगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, और अगर देख रहे होंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, और जरा निकाला जाए। भैया पहला जो राइट एंगल ट्राइंगल हमको मिल रहा है वो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस इज 1, सिमिलरली दिस इज 2। 2 राइट एंगल ट्राइंगल यहां से मिलेंगे। ऐसे ही हमको 2 राइट एंगल ट्राइंगल यहां से भी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, प्लस का 2। इनके अलावा जब दोनों फिगर्स को मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज करने पर ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ये हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिस इज नंबर 1। और सिमिलर पैटर्न में ये भी हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, प्लस का 2। इसके अलावा क्या कोई और राइट एंगल ट्राइंगल मिलता हुआ नजर आएगा? नहीं, इनके अलावा और कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये सीधी लाइन नहीं है, ये क्या है, फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, घूमी हुई लाइन है, कर्व में है, इसलिए यहां से तो कुछ मिलना नहीं, और यहां से हमको केवल और केवल 6 ही राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 इज राइट आंसर। बढ़िया। ब्लड रिलेशन से अगला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने आया है। क्या कह रहा है भाई, कहता है D प्लस ई का अर्थ है कि डी ई का पिता है, D माइनस ई का अर्थ है कि डी ई की बहन है, क्रॉस का मतलब है माँ और डिवाइड का मतलब है भाई। पूछा क्या उसने हमसे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि के एल की भतीजी है? किसके बारे में पता करना है, के बारे में क्या पता करना है कि के एल की भतीजी। तो एक शॉर्टकट वाला मेथड आपको बताया था ना मैंने, क्या कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर स्टेटमेंट दिया हो और इक्वेशन पता करनी हो तो पहला तरीका तो हमारे पास फैमिली ट्री बनाने का है कि सबका फैमिली ट्री बनाए, पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे कम से कम फैमिली ट्री हमको बनानी पड़ जाए। ठीक, तो के एल की भतीजी है, मैं सबसे पहले के का जेंडर पता करें तो के क्या है, भतीजी है। भतीजी किसको बोलते हैं, फीमेल को। भतीजी यानी फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमारे पास यहाँ कितने ऑप्शन है ऊपर स्टेटमेंट में, बहन और माँ, और इनका सिंबल्स क्या है, माइनस और क्रॉस। यानी के है भतीजी, दैट इज फीमेल। तो फीमेल के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक इनटू का और एक माइनस का। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में चेक करेंगे उन इक्वेशंस में जाकर के कि हमको कहां कहां पर के बाद इनटू या माइनस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, के बाद इनटू या माइनस मिल रहा है। ठीक, तो पहले वाले ऑप्शन में के बाद डिवाइड मिल रहा है, इनटू या माइनस नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमने रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर दिया। क्यों गलत है, लिखा है के डिवाइड पी, डिवाइड का मतलब है भाई, यानी के भाई होगा पी का, जबकि के क्या होनी चाहिए, भतीजी तो फीमेल होनी चाहिए, तो भाई से कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, यहां पर के बाद माइनस है, के बाद माइनस है, यहां पर के बाद कोई कुछ नहीं दिया, यानी यहां पर के बाद का जो जेंडर है वो गायब है। ये तो यहां पर भी के का जेंडर क्या है हमको यही नहीं पता है, तो के भतीजी होगी एल की, ये भी नहीं बता पाए, यानी ये भी गलत है। 2 ऑप्शंस को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचे हुए जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से अगर हम फैमिली ट्री बना लें तो बनाते हैं फैमिली ट्री। हमें के और एल के बीच समझना है, के एल की भतीजी है। देखो यहां पर लिखा है के माइनस एल, माइनस का क्या है, बहन, तो ये बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है कि के एल की बहन है। भाई इसका फिगर बनाओगे तो क्या बनेगा, के बहन है एल की।
अगर के एल की बहन है तो क्या भतीजी हो सकती है के एल की? नहीं, यानी दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बचा? केवल और केवल सी। विदाउट फैमिली ट्री बनाए इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, यही है हमारा मेथड। फैमिली ट्री नहीं बनानी पड़ती है। कुछ एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसा मिलेगा आपको जो आपसे मेहनत करवाना चाहता है, वहां फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलो इसका फैमिली ट्री बना करके दिखा दें। देखो भैया इसका फैमिली ट्री L माइनस एफ है, यानी L बहन है किसकी? F की। प्लस का मतलब क्या है? पिता, यानी F पिता है किसका? K का। और K बहन है किसकी? P की। ठीक, तो K किसका बेटी है? F की। और F की बहन कौन है? L। तो K क्या हो गई? भतीजी हो जाएगी किसकी? L की भतीजी हो जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि F की बहन कौन है? L, और भाई की बेटी क्या कहलाती? भतीजी, तो भतीजी हो जाएगी। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, 6 सहपाठी हैं जिन्होंने एक परीक्षा दी है, ठीक है। यथार्थ ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पार्थ के अंक अमृता से कम थे, ऐसे करके कुछ जानकारियां हैं। पूछ रहा है कि उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आइए सॉल्व करें। कहता है यथार्थ ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यथार्थ के जो अंक हैं वो अधिक हैं किससे? करण से। ठीक, पार्थ के अंक अमृता से कम थे। पार्थ के अंक किससे कम है? अमृता से। तो अमृता के अंक ज्यादा हैं किससे? पार्थ से। पार्थ के अंक अमृता से कम है तो अमृता के ज्यादा हैं। फिर विनीता ने पार्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विनीता ने किससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? पार्थ से। तो पार्थ के अंक अमृता से भी कम हैं और पार्थ के अंक विनीता से भी कम हैं। ठीक, पार्थ के अंक अमृता से भी कम है, पार्थ के अंक विनीता से भी कम है। फिर कहता है पार्थ ने यथार्थ के समान ही अंक प्राप्त किए हैं। पार्थ के कितने अंक हैं? उतने ही जितने यथार्थ के हैं। ठीक, तो यथार्थ किससे बड़ा है? यथार्थ के अंक किससे ज्यादा है? करण से। और करण सॉरी यथार्थ और पार्थ के अंक क्या हैं? बराबर हैं। यथार्थ और पार्थ के अंक क्या हैं? बराबर। ठीक, फिर उसने कहा है गिरीश ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। गिरीश के जो अंक हैं वो करण से अधिक नहीं है, यानी करण से भी कम किसके अंक हैं? गिरीश के। गिरीश ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। करण से भी कम अंक किसके हैं? गिरीश के। कहता है विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए। अब विनीता और अमृता के बीच जो जानकारी नहीं थी वो भी प्रश्न में दे दी गई कि विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं। विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं। और विनीता ने किससे ज्यादा? पार्थ से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो पार्थ ये है, पार्थ से ज्यादा अंक विनीता के और विनीता से ज्यादा अंक किसके हैं? अमृता के। ये बन जाएगा ना हमारा पूरा कंडीशन। और इस कंडीशन के आधार पर कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कहता है करण ने विनीता से कम अंक प्राप्त किए, तो करण के अंक विनीता से कम है, सही है। गिरीश ने पार्थ से कम अंक प्राप्त किए, तो गिरीश के अंक पार्थ से कम है, ये भी सही है। कहता है अमृता ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अमृता के अंक करण से अधिक हैं, ये भी सही है। यथार्थ ने अमृता से अधिक अंक प्राप्त किए, क्या है? गलत। यथार्थ के अंक अमृता से कम है और वो कह रहा है कि यथार्थ ने अमृता से अधिक अंक प्राप्त किए, यही क्या है? गलत है। और यही उसने हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन नन्हा सा पजल क्या कहता है, पढ़ो जरा। आओ देखा जाए। कहता है 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस और टी को 5 अलग अलग वर्षों 91, 92, 93, 94 और 95 में नौकरी मिली है। ठीक है, क्यू को टी से ठीक पहले, आर को पी के ठीक बाद, एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली है, टी को 92 में नौकरी मिली है। तो हमारे पास 5 वर्ष हैं 1991 से लेकर के 1995 तक।
ठीक है। उसने हमसे कहा कि टी को 1992 में नौकरी मिली, तो 1992 में किसको नौकरी मिल गई? टी को। फिर उसने कहा है कि क्यू को टी से ठीक पहले किसको नौकरी मिली है? क्यू को। तो क्यू से टी से ठीक पहले क्यू को नौकरी मिल गई। कहता है आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिली है। ठीक है, आर को कब नौकरी मिली है? पी के बाद। तो पहले पी को मिली, फिर आर को मिली, और एस को किसके ठीक आर के बाद नौकरी मिली है। यानी पी, आर और एस में एस को आर के बाद और आर को पी के बाद नौकरी मिली है। तो 93 में पी आ जाएगा, पी के बाद आर आ जाएगा और आर के बाद एस। उसने हमसे यही पूछा है कि 95 में किसको मिली है नौकरी? तो 95 में नौकरी मिली है एस को। ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ जरा देखा जाए। कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं सिरे से 17वें स्थान पर और दाएं सिरे से 23वें स्थान पर है। एक पंक्ति है विद्यार्थियों की और उस पंक्ति में पी का स्थान बाएं से 17वां है और दाएं से 23वां है। पी का स्थान दोनों तरफ से पता है, ठीक है, और अगर पी का स्थान दोनों तरफ से पता है तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाली जा सकती है। वो उसने हमसे नहीं पूछी। कहता है यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो बाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा था, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, यानी स्थिति हमारे पास कुछ ये है कि ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया और P बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। अगर हम टोटल वैल्यू निकालना जाएं तो टोटल वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? P का स्थान लेफ्ट से 17 है, राइट से कितना है? 23। दोनों को जोड़ करके माइनस का 1 कर दिया जाए, कितना आएगा? 17 और 23 40, माइनस 1 39। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। और Q कहां खड़ा है? पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। यदि Q पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, Q पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, तो कह रहा बाईं ओर से Q का स्थान क्या था? अगर Q पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है तो 39 मतलब Q के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? 19, और Q के राइट में कितने लोग होंगे? 19, और बिल्कुल बीच में कौन खड़ा हुआ है? Q खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा कि Q की वैल्यू लेफ्ट से क्या है, तो लेफ्ट से Q की वैल्यू 19 लड़के या 19 बच्चे Q के लेफ्ट में और 20वें स्थान पर खुद कौन है? Q। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेफ्ट से 20वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्टेटमेंट और अजम्पशन से, कथन और पूर्व धारणा से क्या कहा गया है। कहता है सैली, कथन है सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। सैली क्या करना चाहती है? हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए ब्रोकली सूप और सेब पाई यानी कि एप्पल पाई बनाई। ये हमारे सामने स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन है। फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें तो कहता है सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए ब्रोकली सूप और सेब पाई यानी एप्पल पाई बनाई है। ठीक, ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है? सैली के संदर्भ में है कि सैली अपने दोस्त या किसी हैरी को खाने में आमंत्रित करना चाहती थी, अच्छा खाना उसको खिलाना चाहती थी, इसलिए सैली हैरी को आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए उसने ब्रोकली सूप और एप्पल पाई बनाई है। तो पहला जंक्शन, हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा। ठीक है, हैरी क्या करेगा? रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा। अब अगर स्टेटमेंट पर हम चलते हैं तो उसने कहा है कि सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, दिन में करना चाहती थी कि रात में करना चाहती थी, इसकी कोई विधिवत जानकारी हमारे पास नहीं है। बस इतना पता है कि सैली हैरी को आमंत्रित करना चाहती थी। सैली हैरी को आमंत्रित करना चाहती थी। अब अगर सैली हैरी को आमंत्रित करना चाहती तो हो सकता है कि लंच में करे, हो सकता है कि डिनर में करे, एग्जैक्टली नहीं पता। और यदि नहीं पता है तो ये जो अजम्पशन है कि हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा, ये रात की जो कंडीशन उसने लगा दी ना, इस रात की कंडीशन की वजह से क्या करेंगे? गलत। क्यों?
अगर लिखा होता हैरी खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा, तब इसको क्या कर देते, सही कर देते कि हैरी खाने के निमंत्रण को स्वीकार करेगा, क्योंकि सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती है ऐसी जानकारी नहीं है। इसलिए जब उसने अजम्पशन देखा कि हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा, गलत है। अगर खाने में आमंत्रित करे तो दिन का भी स्वीकार करना चाहिए ना, जरूरी है रात का करे। ठीक। दूसरा कहता है हैरी को ब्रोकली सूप और सेब पाई पसंद है। ये कैसा अजम्पशन है, ये सही अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि सैली अगर हैरी के लिए अच्छे खाने का आमंत्रण करना चाहती थी और उसने उसके लिए ब्रोकली सूप और एप्पल पाई बनाई है, तो निश्चित तौर पर यहां पर हमको हैरी के संदर्भ में नहीं सोचना है, किसके, सैली के संदर्भ में। अगर सैली ने हैरी के लिए ब्रोकली सूप और एप्पल पाई बनाई है, तो निश्चित तौर पर सैली ने यह सोचा होगा कि मेरे द्वारा बनाया जाने वाला ब्रोकली सूप और एप्पल पाई हैरी को पसंद आएगा, हैरी को पसंद आएगा। यह कैसा अजम्पशन है, पॉजिटिव अजम्पशन है। और अगर हम इसको गलत कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो सैली ने ब्रोकली सूप और एप्पल पाई बनाया है उसके लिए, किसके लिए, हैरी के लिए, वो उसको पसंद नहीं आएगा, तो नेगेटिव अजम्पशन हो जाएगा। और नेगेटिव अजम्पशन सही नहीं होता अजम्पशंस में, इसलिए दूसरा वाला अजम्पशन क्या है, सही। हैरी को ब्रोकली हेलो। हाँ हाँ, तो साथियों इस क्वेश्चन को समझाते वक्त आवाज चली गई है, तो इसको एक बार दोबारा से समझा देते हैं जल्दी से, क्यों ऐसा होगा। पहला वाला क्यों गलत है, उसने कहा है कि हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा, हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा। इस स्टेटमेंट में उसने कहा है सैली हैरी को एक अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, दिन में भी कर सकती है, रात में भी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ खाने के आमंत्रण के बारे में बात कही गई है, दिन या रात के बारे में नहीं। और यहां स्पेसिफिक करके कहा जा रहा है कि हैरी रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेगा। इसका मतलब अगर सैली दिन के खाने का ऑफर कर देगी, लंच का, तो क्या अस्वीकार करना चाहिए, नहीं, फिर सैली का दिल टूट जाएगा ना। ठीक, ये क्या होगा, नेगेटिव अजम्पशन हो जाएगा कि दिन का आमंत्रण वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में चूंकि समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया, खाने के आमंत्रण के बारे में कहा गया, इसलिए पहला वाला क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि रात के ही नहीं दिन के खाने में भी बुला सकती सैली, इसलिए वो सही होगा। फिर कहता है हैरी को ब्रोकली सूप और सेब पाई पसंद है। ठीक, ये कैसा अजम्पशन होगा, सही। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि सैली हैरी को अच्छे खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, इसलिए उसने किसके लिए, उसके लिए, यानी हैरी के लिए ब्रोकली सूप और सेब पाई बनाई है। अगर सैली ने हैरी के लिए ब्रोकली सूप और सेब पाई बनाई है, तो निश्चित तौर पर उसने यह सोचा होगा कि मेरे द्वारा बनाया गया ब्रोकली सूप और एप्पल पाई हैरी को पसंद आएगा। कैसा अजम्पशन है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, सही होगा। अगर हम इसको गलत कर देंगे तो अजम्पशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, विच इज नॉट राइट। ठीक है, ऐसा सैली ने सोचा होगा कि ब्रोकली सूप और एप्पल पाई पसंद आएगा हैरी को, इसलिए सही है। ठीक है, फिर कहता है हैरी को सेब पाई पसंद नहीं है। कैसा अजम्पशन हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर उसने सेब पाई बनाई तो यही सोच करके बनाई होगी कि हैरी को पसंद आएगी, और हैरी को कह रहा हमको पसंद नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत। तो केवल पहला, तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही, तो डी इज राइट आंसर। ठीक, आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन इस सत्र का। क्या कहता है क्वेश्चन में, हमारे सामने कहता है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। ये हमारे पास एक आकृति है, ठीक, और इस आकृति को क्या करना है, हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका एक हिस्सा गायब है, बाकी हिस्से बने हुए हैं। कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी आकृति पूर्ति करना। ठीक है, अब अगर इस आकृति को हमको पूरा करना है तो सिंपली क्या करें, ये जो दो सर्कल हैं इसको पूरा पूरा कर दें ऐसे,
और ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर यही बनेगा तो ये हमको कहां पर मिल रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में। सो डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ये थी आज की क्लास। आज के इस सत्र को अब यहीं पर करते हैं समाप्त और मुलाकात करेंगे आपसे अगले सत्र में। ठीक, ये रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई समस्या होने पर इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, सारे कोर्सेस आपको यहीं पर उपलब्ध मिलेंगे। कहां पर? रीजनिंग एक्सप्रेस की ऐप पर। ठीक है, अभ्युदय बैच सीसैट के लिए रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है, अभी भी समय है, अच्छे से पढ़ लो रीजनिंग को। रीजनिंग हिंदी पढ़ करके सीसैट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ 301 रुपए इसकी फीस है, दैट मींस 309 या 10 रुपए का पड़ता है आफ्टर जीएसटी विद 1 ईयर वैलिडिटी आता है। ठीक है, तो रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स औसतन 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं सीसैट की परीक्षा में। सौर्य बैच है, ये यूपीएसआई के लिए कंप्लीट कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा में रीजनिंग विषय से पूछे जाते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के सारे के साथ कोर्स आते हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं एसआई के लिए, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। ये दक्ष बैच है जो कि फाउंडेशन कोर्स है इसका, रीजनिंग का, फॉर ऑल एग्जाम्स, हर परीक्षा की रीजनिंग या ऑल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी आप दें, सारी परीक्षाओं के लिए ये है। ठीक है, और अंत में आरओ का प्री का रिजल्ट आ चुका है। मेंस की परीक्षा दिसंबर तक होगी और मेंस में भी रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरओ की परीक्षा में। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपकी मेरिट बनेगी, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भैया। ठीक, मेरिट में अगर आना चाहते हो। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेस हैं आपके लिए जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या पर इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग के क्विज के लिए, क्लासेस की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए, एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो यहां पर शेयर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अब अगले सत्र में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और इस क्लास को शेयर करना मत भूलना। जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।